पेरेंट्स कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर डे 14 पर आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को डे 14 तक यानी कि 14 प्लस थीम्स पॉलिटी के कवर करवा दिए। जैसे ही पॉलिटी ख़त्म होगी, ठीक है, उसके बाद मैं अनदर सब्जेक्ट को चूज़ करूँगी। ये थीम्स उन्हीं पैटर्न पर और उन्हीं सब्जेक्ट्स पर आधारित हैं जिनसे प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स में क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग कितनी सटीक तरीके से और कितने सही रास्ते पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का काम यही है कि आप लोग डेली जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, और मेरे द्वारा जितना पढ़ाया जाता है आप लोग पहले मेरे साथ पढ़ लीजिए और उसके बाद A4 साइज़ पर उसके बुलेट पॉइंट में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जिसमें 1 महीना पहले आप लोगों को वो रिवीजन करने में बहुत आसानी हो, और रात में सोते टाइम 5 मिनट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इससे आप लोगों का पूरे दिन की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने जो शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल बनाइए और वही फॉलो करिए। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यूटी ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है। साथ में आप लोगों का समझ लो एक प्लस पॉइंट क्या होगा कि मेरे द्वारा आप लोगों का एक प्लस चैप्टर साथ में चल रहा होगा। ठीक है, अगर उसको कवर कर लिया होगा तो अनदर चैप्टर उसका रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, और अगर उसको कवर नहीं कर लिया होगा, कोई अदर सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वो भी मेरे साथ आप लोग समझ लो कवर कर रहे होंगे, वो भी विद इन 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में। ठीक है, और उसके साथ आप लोगों को PYQ एनालिसिस भी हो रही होगी। आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि कैसे कैसे PYQ आते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग मेरी मेहनत पर यकीन रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए कि हम लोग साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 मिलकर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हाउस जोश कैसे कैसे आप लोग फील कर रहे हैं, ठीक है, कैसी एनर्जी है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, और मेरे साथ जुड़कर आप लोगों का बहुत बहुत फ़ायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने डे की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैंने आज आप लोगों के लिए छोटे छोटे 3-4 टॉपिक एक साथ कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मैं आप लोगों से मैंने जैसे कहा है कि इस हफ्ते के अंदर पॉलिटी को कवर करके सारे इस हफ्ते के जितने PYQ नेक्स्ट संडे को मैंने कवर करवाए हैं, ठीक है, उसी तरह इस सारे हफ्तों के PYQ बटोर के इकट्ठा करके, ठीक है, संडे को सारे थीम्स की फिर से रिवीजन करवा के PYQ सॉल्व करवा दूंगी। फिर मंडे से अनदर सब्जेक्ट चूज़ करूंगी। इसमें आप लोगों का एक और योगदान हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट मंडे को शुरू हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि मंडे में वो वाला सब्जेक्ट मैं कवर करवाऊँ या वो वाला पढ़ाऊँ, वरना मुझे पढ़ाना है ही। ठीक है, तो फिर देखते हैं जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, मतलब जो भी सही होगा, जिसकी रेलेवेंसी पॉलिटी के बाद अधिक होगी, वो वाला शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपना इसमें सजेशन मुझे दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के योगदान के बिना मेरा ये काम संभव हो ही नहीं पाएगा, मेरा ये काम पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो आपका भी योगदान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतनी उम्मीद के साथ हम अपने आज दिन की शुरुआत करते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे, अब एकदम फोकस हो जाइए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब A4 साइज़ ले लो। ठीक, A4 साइज़ का पन्ना ले लो, पेन ले लो और चुपचाप एक कोई कोना ले लो। ठीक है, और 30 से 35 मिनट इतना फोकस लेवल अपना हाई कर लो कि 30 से 35 मिनट अब इस वीडियो से आप लोगों का फोकस हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं और टाइम कम है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे। देखो, भारतीय संविधान में आज हम लोग संरचना, सुरक्षा और विकास की अगर हम लोग बात करें तो सुशासन के प्रमुख स्तंभों का एक रणनीतिक विश्लेषण आज हम लोग करेंगे, जिसमें 3-4 टॉपिक हमने लिए हैं। ठीक है, तो उसको आराम से बैठ के कवर करना। देखो, भारतीय संविधान में ये क्या हो गया, सॉरी। देखो, फिर भारतीय संविधान में संरचना, सुरक्षा और विकास के लिए सुशासन के प्रमुख स्तंभ, ये तो वही लिखा है ऊपर वाला, तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, पहले हम लोग अब संविधान में आपातकालीन की बात करेंगे। एक हमने ये आपातकालीन यानी कि आपातकालीन शक्तियों को लिया है। प्रीवियस ईयर आप लोगों ने अगर एनालाइज किया होगा तो खुद क्वेश्चन देखा होगा, वरना मैं जब लेके आऊँगी तो दिखाऊंगी। इतनी इंपॉर्टेंट मैंने जितने भी थीम्स कवर करवाए हैं उन सारे थीम्स वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसी के एनालिसिस के आधार पर मैंने इन सारे थीम्स को उठाया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और ये कोई शक नहीं है कि आने वाले प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाए।
ठीक है। तो ये सब रिपीट होते रहते हैं और यही सब आते हैं, ठीक है। सिर्फ यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का तरीका बदला होता है, ऑप्शंस का तरीका बदला होता है, और वो सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग्स और बार बार मल्टीपल रिवीजन और पीवाईक्यू सॉल्विंग के बाद ही आता है, ठीक है। तो ये कोशिश आप लोग हमारे साथ भी करेंगे, हम भी करवाएंगे और आप खुद भी करेंगे, ठीक है। देखो, अब आपातकालीन प्रावधान की अगर हम लोग बात करें तो भाग कौन सा है ये मुझे बताओ पहले। भाग है 18, ठीक, भाग 18। आर्टिकल कौन से हैं? 352 से 360 तक हैं, लेकिन मेन आपातकाल की अगर हम लोग बात करें तो 3 आपातकाल में देखो 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की। 356 और 365 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो ये तीनों आपातकाल से संबंधित आर्टिकल हैं जो कि हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया और प्रभाव क्या है। देखो, प्रक्रिया में अगर हम लोग उसका आधार देखें तो कौन कौन से आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, बात याद रखना इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। कौन कौन से आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो पहला यानी कि युद्ध, यानी कि कोई भी बाहरी देशों से हमारा युद्ध चल रहा है तो उस आधार पर भारत की मुख्य भूमि में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। दूसरा क्या होगा? वायु आक्रमण, ठीक है। वायु आक्रमण अगर कोई कर रहा है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। और तीसरा क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह। अब एक बात इसमें और याद रखने योग्य है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, 1978 के तहत हम लोगों ने सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा है, जिसमें पहले युद्ध था, वायु आक्रमण था और आंतरिक अशांति थी। लेकिन आंतरिक अशांति शब्द का मिसयूज़ इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसीलिए उस टाइम आंतरिक शांति शब्द को हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा करके आंतरिक शांति शब्द को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, जिसमें अब ये 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कौन कौन से? युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कैसे ये आधार हो गए, फिर लाया कैसे जाता है। तो देखो, संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर संसद में अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। अगर जब भी लाना है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदन किया जाता है। याद रखो बात को, ठीक है। उसमें अनुमोदन कौन से कैसे बहुमत के आधार पर होगा? अनुमत विशेष बहुमत के आधार पर होगा। और विशेष बहुमत की प्रक्रिया में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि संसद की कुल सदस्यता का 50%, ठीक है, यानी कि संसद में जितने मेंबर्स हैं उनके 50% मेंबर्स हों, प्लस क्या हो? उपस्थित, यानी कि अब जितने उपस्थित हैं, ठीक है, उन सब में मतदान करने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए। इतनी अगर मेजॉरिटी होगी तब वो विशेष बहुमत कहलाएगा, ठीक। तो आप लोग मेरे साथ इस बात को याद रखेंगे। आई होप अब इतनी धीरे और इतनी अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ ही गई होगी कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आधार पर आता है, ठीक है, और किसके अनुमोदन पर आता है और किस प्रक्रिया यानी कि किस बहुमत से आता है, ठीक है। तो अब ये मुझे बिलीव हो चुका है कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो गई होगी, ठीक है। अवधि क्या है? देखो, अवधि की अगर हम लोग बात करें तो 6 महीने तक जारी रहती है, ठीक है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो अवधि उसकी 6 महीने यानी कि 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, 6 महीने तक जारी रहती है। यानी कि संसद की मंजूरी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है और संसद की मंजूरी से इसको अनिश्चित काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। याद रखोगे? फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग 352 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कवर कर चुके हैं। अब हम लोग राज्य और वित्तीय आपातकाल की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 356 और 360 में बात करते हैं। देखो, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में, ठीक है। अगर 356 इस क्राइटेरिया में आता है तो आर्टिकल 356 लगाया जाता है। अन्यथा अगर इस क्राइटेरिया में चीज़ें आएंगी, यानी कि उस वहाँ की कंडीशंस इस क्राइटेरिया में फुलफिल होंगी तो आर्टिकल 360 के तहत वहाँ पर जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। मतलब देखो, राज्य और वित्तीय आपातकाल ये दोनों एक साथ हैं। मैं कुछ गलत बता गई। देखो, एक बार फिर से सुनो। देखो,
राज्य आपातकाल में यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। देखो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन को संसद से अनुमोदन कैसे मिलता है, 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से। यानी कि अब देखो राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है, ठीक है। और 2 महीने के भीतर अनुमोदन लाना होता है, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन, ठीक है, संसद द्वारा लाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की सूचना कौन देता है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं, या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है। ये काम आप लोगों को मैंने पहले ही जब राज्यपाल बताया है, तो राज्यपाल के अंदर ये आप लोगों को कवर करवाया है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, एक केंद्र के लिए भूमिका होती है और एक राज्य के लिए भूमिका होती है, ठीक है, क्योंकि वो मीडिएटर का काम करता है, केंद्र सरकार का मीडिएटर का काम राज्यपाल राज्य के अंदर करता है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देता है कि इस राज्य में, ठीक है, अब जो है राष्ट्रपति शासन की बारी आ चुकी है, यहाँ पर व्यवस्थाएं अनियंत्रित होने लगी हैं, ठीक है। तो 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत लाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी जाती है। अवधि उसकी क्या होती है, अधिकतम 3 साल की अवधि होती है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 3 साल से ज़्यादा उसकी अवधि नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने में मंजूरी की आवश्यकता भी होती है। अगर 3 साल तक बढ़ाना है तो हर एक 6 महीने पर संसद द्वारा पुनः अनुमोदन लाना पड़ेगा, ठीक। तो इतनी बातें हम लोग आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अंदर हम लोग बात याद रखेंगे। अब हम लोग अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल कौन से है, 360, ठीक है। और इसके अगर संसद की अनुमोदन की बात करें तो संसद के अनुमोदन यानी कि 2 महीने के भीतर संसद में इसमें भी अनुमोदन लाना पड़ता है और इसमें भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आप लोग दोनों एज इट इज़ यानी कि सेम कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। उसके बाद अवधि अगर हम लोग बात करें तो इसकी भी अनिश्चित काल तक कोई अधिकतम सीमा नहीं है वित्तीय आपातकाल की, ठीक। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है जब तक राष्ट्रपति रोक ना लगा दे, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा रोक लगाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा वापस लिया जाता है। लेकिन भगवान का शुक्र इतना है कि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की बात नहीं हुई है, ठीक। यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है, ठीक। नोट में हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिए जा सकते हैं, ये भी और ये भी, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया जस्ट, ठीक। देखो अब आपातकालीन शक्तियों को कवर करवा दिया गया है, लेकिन एक बात हम लोग और याद रखेंगे कि जब राष्ट्रीय शासन जब लगता है ना, राष्ट्रीय शासन यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो युद्ध और एक यहाँ पर मैं पॉइंट बताना आप लोगों को भूल गई हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। देखो जहाँ पर जब आधार की बात लिखी है तो युद्ध और वायु आक्रमण में एक चीज़ और करी जाती है। जब इन दोनों के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति का उद्घोषणा करी जाती है, तो आर्टिकल 19 के तहत जो आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो उस पर भी रोक लग जाती है, ये बात याद रखोगे। उसके बाद और भी मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। तो कुछ मौलिक अधिकार यानी कि, और 359 के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल्स पर रोक लगाया जा सकता है, 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर याद रखना, सारे मौलिक अधिकारों पर 359 के तहत युद्ध और वायु आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि तब आप लोगों के वो फंडामेंटल राइट्स वैसे तो हमेशा कार्यरत होते हैं, लेकिन उस स्थिति में कभी भी आप लोगों की कार्यवाही उसमें सुनवाई नहीं होगी, ठीक। अलावा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ये दोनों एक्सेप्शन है अंडर 359। अब ये बात और ये पार्ट कवर हो चुका है आपातकाल का, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम दल बदल विरोधी कानून के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो कि 10वीं अनुसूची के तहत कवर किया गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की बात कही गई। अब दल बदल विरोधी कानून कब लाया जाता है, देखो जबकि संसद में दोनों यानी कि एमपीज और एमएलएज यानी कि
पार्लियामेंट में हैं, ठीक है। और अब किसी को गठबंधन की सरकार बनानी या आगे पीछे दल बदल के आधार पर जो है नेता इधर उधर दल में चले जाते हैं। इस वजह से, ठीक है, अविश्वास के लिए कि मतलब कितना टाइम हुआ है ना, ये नेता इस पार्टी में मूव कर गए। तो इन सबको देखते हुए अव्यवस्था को रोकने के लिए क्या लाया गया था, दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, जो कि अनुसूची 10 में कवर किया गया है और 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। अब इसमें देखो प्रावधान क्या है। जब कोई मेंबर स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है, यानी कि उस पर वो मेंबर्स नहीं बनेंगे। उसके बाद यानी कि संसद में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, ठीक है, तो भी वो अमान्य है। उसके बाद निर्दलीय सदस्य यानी कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर वो निर्मित होता है, यानी कि उसमें जुड़ जाता है जाकर अकेला मेंबर, ठीक है, तो उस पर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। ये 3 शर्तें हैं, ये 3 बातें कही गई, ये तीनों क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अपवाद कब होते हैं? अपवाद कब होता है? जब उसकी ये गलती माफ़ कर दी जाती है या उसकी गलती माफ़ कर दी जाती है या फिर उसका कोई मतलब गलती नहीं होती है या फिर वो ऐसा कर सकता है। एक्सेप्शन तब होता है जब 2/3 यानी कि केवल एक मेंबर अदर पार्टी में उस दूसरी पार्टी का जाके नहीं जुड़ रहा है। जब 2/3 मेंबर मेजॉरिटी के साथ सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तब अयोग्यता नहीं होती है, ठीक है। तब अयोग्यता दल बदल विरोधी कानून के तहत 10वीं अनुसूची में काउंट नहीं करी जाएगी। यानी कि मेंबर्स ऐसा कर सकते हैं 2/3 की मेजॉरिटी जोड़कर किसी भी पार्टी को एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में वो मेंबर्स जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे। फिर निर्णायक प्राधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो निर्णायक प्राधिकारी इसमें कौन होता है? सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिसमें अध्यक्ष और सभापति ये दोनों रोल को निभाते हैं। उनका निर्णय अंतिम होता है इस दल बदल विरोधी कानून के तहत, ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा क्या होगी कि कियोटो होलोहन मामला 1992 का क्या था कि अध्यक्ष का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के अधीन होगा। ये बात इस केस में कही गई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दल बदल विरोधी कानून की बात क्या है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ मेंबर्स को लेकर पूछा जाएगा, ठीक है, और या फिर निर्णायक प्राधिकारी को लेकर पूछा जाएगा कि इसमें देखो अध्यक्ष और सभापति पर क्वेश्चन हर साल बनते ही हैं। तो हो सकता है कि दल बदल विरोधी कानून को लेकर इस स्टेटमेंट को ऐसे ही स्टेटमेंट में रख दिया जाए और आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, ठीक। तो ये बनता है। और इतना समझ लो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और अध्यक्ष ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल यूपीएससी में रिपीट भी हुए हैं और रिपीट होंगे भी, ठीक। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे और इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो देखो इलेक्शन कमीशन की बात कौन से भाग में कही गई। इलेक्शन कमीशन की बात भाग 15 में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 324 से 329 तक। तो पहला तो यही बात याद रखना अनिवार्य है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अब देखो आर्टिकल्स में बोलते क्या हैं। देखो आर्टिकल अगर हम लोग 324 की बात करें तो चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति 324 के अंदर कवर करी गई है। तो इतनी बात याद रखो। फिर अगर हम लोग 326 की बात करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं सिर्फ उन्हीं को याद करना और उन्हीं को रिमेंबर करना अनिवार्य है। फिर हम लोग अगर 326 की बात करें तो वयस्क मताधिकार की बात करेंगे। अब वयस्क मताधिकार के लिए आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो कि मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन पूछेंगे कौन से संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सब लोग, ठीक। तो देखो फिर वयस्क मताधिकार की बात 326 के तहत कर ली गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर प्रमुख सुधार यानी कि 1988 में प्रमुख सुधार क्या करवाए। अरे यार, जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो यहीं लिखा हुई है। तो आप लोग तो चीटिंग भी कर सकते हो। खैर चलो, चीटिंग नहीं करोगे इतना यकीन है, ठीक है। देखो 61वां संविधान संशोधन था जो मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन किया कि 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, तो वो 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो ये 1988 में प्रमुख सुधार किया गया था। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिर हम लोग चुनावी प्रशासनिक ढांचे की अगर हम लोग बात करें तो देखो भारत निर्वाचन आयोग सबसे ऊपर है। उसके बाद जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है CEO, जो कि राज्य स्तर पर होता है, ठीक है। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है DEO, जो कि जिला स्तर पर होता है। CEO यानी कि सेंट्रल इलेक्शन ऑफिसर, DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है।
फिर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आरओ उसको बोलते हैं, जो कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में ही काम करता है, ठीक है। और यानी उसके बाद एक होता है पीठासीन अधिकारी, यानी कि उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, पीओ, ठीक है, जो कि मतदान केंद्र पर उस टाइम उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का काम इतना है कि वह केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी चुनाव करवाए जाते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए वो चुनाव करवाते हैं, ना कि स्थानीय सरकार के लिए। अगर बात पंचायत और नगर पालिका की आ जाए कि इलेक्शन कमीशन द्वारा उनका भी चुनाव करवाया जाता है, तो नहीं भैया, इलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायत और नगर पालिका को छोड़कर राज्य विधानसभा से संबंधित, है ना, और केंद्र में राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी चुनाव हैं उन सबको कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अंडर टू आर्टिकल 324 से 329 तक। लेकिन पंचायत और नगर पालिका की बात नहीं कही गई, तो उस सबको याद रखना, क्योंकि 2025 में ही इस बात के लिए क्वेश्चन आ चुका है। मैं जब संडे को सारे PYQ सॉल्व कराऊंगी तो ये लेके आऊँगी आप लोगों को, तब पता चलेगा, ठीक है। तो अब इतना याद हो गया होगा आप लोगों को। फिर हम लोग देखो, अब इलेक्शन कमीशन की बात खत्म, अब नीति आयोग पर आते हैं, ठीक है। ये चौथा हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी अब कवर कर लेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखो नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के लिए परिवर्तन और राष्ट्रीय संस्थान क्या है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक। जिसमें दृष्टिकोण क्या था, ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, जो कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। तो योजना आयोग का काम पहले यही था कि सारी नीतियों पर सोचना, ठीक है। तो अब वही नीति आयोग करने लगा था। तो ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा। ये एक सहकारी संघवाद था, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, ठीक है। फिर इसमें अप्रोच कौन सा रखा गया था, इसमें बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया गया था, यानी कि निचले स्तर से ऊपर तक, केंद्र तक बात की जाएगी, यानी कि स्थानीय सरकारों से लेकर और केंद्र सरकार तक सारी व्यवस्थाओं को एक सुव्यवस्थित तरीके से योजना बनाना, उनके बारे में सोचना कि क्या कैसा अच्छे तरीके से हो सकता है, और उनको कार्यान्वित और नीतिगत करना, इन सब का काम है, इन सब का दृष्टिकोण था। और इसी दृष्टिकोण और इसी थिंकिंग के साथ इसको लाया गया था, कब, 1 जनवरी 2015 को, ठीक। फिर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप इसका किसके द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि इसके अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। और शासी परिषद यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उन नीति आयोग में शामिल होते हैं। अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें तो नीति आयोग में कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, तो हम लोग देखेंगे। अभी 1 मिनट रुक जाइए। नीति आयोग के मेंबर्स की हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। देखो, एक अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए नीति आयोग के मेंबर्स के लिए, तो देखो अध्यक्ष कौन हो गए, अध्यक्ष की अगर बात करें तो सबसे ऊपर PM हो गए, यानी कि प्रधानमंत्री। उसके बाद एक नीचे उसके उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष में कौन होंगे, जो उस टाइम के उपाध्यक्ष होंगे। फिर कौन होता है, CEO होते हैं, यानी कि चीफ इलेक्टेड ऑफिसर होता है, ठीक है। उसके लिए जो उस टाइम होंगे, यानी कि तीन लोग ये हो गए, एक अध्यक्ष, फिर एक उपाध्यक्ष और एक CEO, ठीक है। और उसके बाद अब CEO के बाद कौन होंगे, पूर्णकालिक मेंबर्स होंगे, ठीक है। पूर्णकालिक मेंबर्स में कौन कौन होंगे, देखो पूर्णकालिक यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। फिर पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। उसके बाद विशेष आमंत्रित मेंबर्स, जो उस फील्ड में अच्छे होंगे, जो जिस फील्ड में अच्छे होंगे उन सबको आमंत्रित किया जाता है इनके मेंबर्स में, यानी कि इनकी संरचना में इतने लोगों को जोड़ा जाता है। तो आई होप आप लोगों को नीति आयोग के मेंबर्स और उनकी संरचना को समझ में आ गया होगा। अब देखो 7 स्तंभ और प्रमुख पहल अगर हम लोग देखें तो प्रो पीपुल्स जो होंगे, यानी कि जो उस क्षेत्र में अच्छे होंगे, जिस क्षेत्र में नीति आयोग काम करता है उस क्षेत्र में जो एकदम लेजेंड यानी कि बहुत ज्ञाता होंगे उनको जोड़ा जाएगा। फिर प्रोएक्टिव यानी कि उस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, उन लोग को जोड़ा कर जाएगा। फिर पार्टिसिपेशन किया जाता है, फिर एम्पावरिंग में किया जाता है, फिर इंक्लूजन ऑफ ऑल यानी कि सबको जोड़ा जाएगा, फिर इक्वालिटी पर जोर दिया जाता है और ट्रांसपेरेंसी पर। ये 7 प्रमुख पहल हैं, प्रमुख चीज़ें हैं जिनके तहत नीति आयोग काम करता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। फिर देखो नीति आयोग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लिया गया, फिर अटल इनोवेशन मिशन को लिया गया, फिर SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इस टाइम 17 है, ठीक है, उन सबको नीति आयोग के तहत कवर करने की बात करी जाती है। उसके बाद इंडिया 75 का काम किया गया, यानी कि 2047 तक, जो कि इंडिया को विकसित से
विकासशील से विकसित बनाना जो कि हमारा लक्ष्य है, तो उस पर फोकस करने के लिए नीति आयोग के ये इतने स्तंभ हैं और इतने कार्यों पर फोकस किया जाता है। ठीक है, अब नीति आयोग और बनाम योजना आयोग, जो कि योजना आयोग का हटाकर नीति आयोग लाया गया था, तो वो क्यों लाया गया था और क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो हम लोग देखेंगे। देखो, योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन बोला जाता है, यानी कि प्लानिंग कमीशन क्या था, इसमें धन का आवंटन क्या होता था कि मंत्रालय और राज्यों को धन आवंटित करता था ये। लेकिन नीति आयोग क्या करता है कि धन का आवंटन कोई वित्तीय शक्तियाँ नहीं है, यानी कि सलाहकार निकाय नहीं है, वो जैसे राज्य के हिसाब से वो धन का आवंटन अपने हिसाब से वो करते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण इनका क्या था, इनका भी टॉप टू डाउन था, यानी कि ऊपर से नीचे तक ये आएंगे विकास करते हुए। लेकिन नीति आयोग का काम क्या है, बॉटम टू अप काम है। ठीक, तो इतना आप लोग डिफरेंस देख रहे होंगे। ठीक है, फिर देश और राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर हम लोग बात करें, हाँ, अब हम लोग नीति आयोग को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपातकाल को पढ़ चुके हैं और दल बदल विरोधी कानून, 3 ये थीम्स पढ़ चुके हैं। 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब चौथा टॉपिक क्या है, भारत के महान्यायवादी है ना, और महाधिवक्ता की हम लोग बात करते हैं, जो कि संसद और राज्य में, यानी कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सबसे बड़े वकील की भूमिका को निभाते हैं। कौन, संसद और विधायिका के अंदर, ये बात को याद रखो। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी की बात की गई है और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता की बात की गई है। तो अब इन दोनों की भूमिका को हम लोग समझेंगे। देखो, महान्यायवादी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर राज्य के महाधिवक्ता की बात करें तो इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, निश्चित मतलब कॉमन सेंस है कि अगर केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं तो राज्य में वही काम राज्यपाल द्वारा करवाया ही जाता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य वो योग्यता रखता हो। ठीक है, फिर अगर हम लोग महाधिवक्ता की बात करें तो उसकी योग्यता क्या है कि हाई कोर्ट का जज बनने योग्य योग्यता रखता हो। ठीक, तो इतनी बात राज्य के महाधिवक्ता और महान्यायवादी की बात में की गई। फिर अधिकार और अगर सीमाओं की बात करें तो इनके अधिकार और सीमाएं क्या हैं। देखो, विशेष अधिकार इनको क्या क्या प्रदान किए गए हैं कि संसदीय यानी कि संसद या विधानमंडल कार्यवाही में बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है। ये दोनों चीज़ स्टार लगा के एटलीस्ट याद रखना आप लोगों को अनिवार्य है। ठीक है, संसद में बोलने का अधिकार है किसके महाधिवक्ता और महान्यायवादी को। संसद और विधायिका की अगर दोनों की बात करें तो विधायिका में महान्यायवादी को ये अधिकार, महाधिवक्ता को ये अधिकार दिया गया है और केंद्र में यानी कि संसद में महान्यायवादी को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो बोलने और भाग लेने का अधिकार है। फिर निजी विधिक कार्यों से वंचित नहीं किया जा सकता इनको। स्टेटमेंट आ चुका है, स्टार लगा लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। ठीक है, प्रमुख सीमा की अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख सीमा में मतदान का अधिकार इन दोनों को नहीं है। ठीक है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चल रहा हो या किसी भी इलेक्शन का कोई भी इलेक्शन चल रहा हो तो इनको मतदान का अधिकार नहीं है। ये बात याद रखोगे संसद और विधायिका के अंदर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये होते हैं, कोई भी इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता का, इन दोनों का याद रखो। ठीक है, फिर अब हम लोग वीडियो के एंड पर आ चुके हैं, जो कि एक निष्कर्ष के तौर पर मैं बताती हूँ कि एक सुदृढ़ लोकतंत्र की ओर महान्यायवादी और महाधिवक्ता की भूमिका होती है। ठीक है, संविधान में सुरक्षा के लिए इमरजेंसी लाई गई है। ठीक, अब मेरे साथ रिवीजन करो 352 से 360 तक। ठीक, भाग 18। ठीक, तो ये इमरजेंसी की बात करता है। फिर स्थिरता के लिए, यानी कि संसद के अंदर कोई भी अस्थिरता ना हो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। ठीक है, जिसमें सारे मेंबर्स को अपनी सीमा में रहने की बात कही गई है और कोई भी उस सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जनमत के लिए इलेक्शंस लाए गए। ठीक, फिर विकास के लिए नीति आयोग लाया गया। तो ये चारों पिलर्स मैंने आज आप लोगों को कवर करवाए हैं। जो भी डाउट रहा होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, फिर इन संस्थानों का संतुलन ही भारतीय संविधान की असली ताकत है। अगर इन चारों की संतुलन रखा जाए तो लगभग काम हो सकता है, लगभग काम अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये चारों पिलर्स अच्छे से कवर हो चुके हैं। देखो, सारा इम्पोर्टेंट, सारा जितना लक्ष्मीकांत में इतना सारा लिखा है। ठीक है, पढ़ना वो भी है लेकिन पढ़ो ये भी, और याद रखना इतना ही ज़रूरी है, पढ़ना सब ज़रूरी है। ठीक, तो याद पहले इतना रख लो, फिर रिवीजन और रिकॉल करते रहना, पेपर इजी लगने लगेगा। ठीक है,
तो इसी शुभकामना के साथ आज हम आप लोगों से अब विदा लेते हैं। ठीक, दिन भर अपना पूरा पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के, और मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और हमारे साथ डेली बेसिस पर जुड़िए, क्योंकि हमारी मेहनत सफल होगी तो आप लोगों की मेहनत भी सफल होगी, और आप लोगों की मेहनत सफल होगी तो हमारी मेहनत भी सफल होगी। ठीक है, चलिए अब हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।